नमस्कार। हमारे इस विशेष सांकेतिक समाचार में मैं साइमा खान आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो अगले आधे घंटे में आपको सांकेतिक भाषा में समाचार बताएंगे। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित 12,850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। आयुष्मान भारत PMJAY का भी किया शुभारंभ। सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की दोहराई प्रतिबद्धता। पीएम ने कहा कि आयुष्मान योजना का विस्तार देश के बुजुर्गों के लिए साबित होगा मील का पत्थर। राजनीतिक हितों की वजह से बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित करने पर दिल्ली और पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों से योजना का लाभ ना पाने के लिए मांगी माफी। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को वितरित किए नियुक्ति पत्र। कहा कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार सरकार की प्रतिबद्धता। महाराष्ट्र और झारखंड के दूसरे चरण के लिए नामांकन हुआ पूरा। आखिरी दिन दिग्गजों ने भरे पर्चे। महाराष्ट्र के लिए भाजपा की चौथी सूची जारी। एनसीपी शरद पवार ने भी जारी की 5वीं सूची। और धनतेरस को लेकर देश भर में सजे बाजार। लोग जमकर सोने, चांदी, पीतल के बर्तनों की कर रहे हैं खरीदारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में धन्वंतरी जयंती और नवे आयुर्वेद दिवस समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर पीएम ने 12,800 करोड़ से अधिक की स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं से देश भर में स्वास्थ्य संस्थानों का क्षमता विस्तार होगा और लोग बेहतर चिकित्सा सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। इस अवसर पर पीएम ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के स्वास्थ्य कवरेज के विस्तार का भी शुभारंभ किया। अब 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के किसी भी आयु वर्ग के सभी लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। पीएम ने कुछ ऐसे लाभार्थी बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड भी प्रदान किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने चुनाव में गारंटी दी थी कि वो अपने तीसरे कार्यकाल में 70 वर्ष और उससे अधिक के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के दायरे में लाएंगे। पीएम ने कहा कि ये गारंटी पूरी कर दी गई है, लेकिन दिल्ली और पश्चिम बंगाल के बुजुर्ग वहां की सरकारों की वजह से इसका लाभ नहीं उठा सकेंगे। पीएम ने इसके लिए दिल्ली और बंगाल के बुजुर्गों से क्षमा मांगी। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने ही राज्य के बीमार लोगों के साथ जुल्म करने की वृत्ति, ये प्रवृत्ति मानवता की दृष्टि से किसी भी तराजू पर खरी नहीं उतरती। और इसलिए मैं पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों की माफी मांगता हूं। मैं दिल्ली के बुजुर्गों की माफी मांगता हूं। देशवासियों की तो सेवा कर पा रहा हूं, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ की वृत्ति की दीवारें मुझे दिल्ली के बुजुर्गों की सेवा करने से रोक रही है, पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों की सेवा करने से रोक रही है। राजनीतिक हितों की वजह से बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित करने पर पीएम ने जमकर कटाक्ष किया। पीएम ने इस मुद्दे पर बोलते हुए भावुक हो गए। ये राजनीतिक पहलू से मैं बोल नहीं रहा हूं, भीतर एक दर्द होता है कि जिस दिल्ली से मैं बोल रहा हूं, दिल्ली के भी बुजुर्ग मेरी बात सुनते होंगे।
मेरे दिल में कितना दर्द होता होगा। मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आयुर्वेद को बढ़ावा देने की दिशा में उठाए गए कदमों का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि 150 से अधिक देशों में आयुर्वेद दिवस मनाया जाना दिखाता है कि नया भारत अपने प्राचीन अनुभव से दुनिया को कितना कुछ दे सकता है। धनतेरस और दिवाली का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि इस बार की दिवाली ऐतिहासिक है। 500 साल बाद ऐसा अवसर आया है जब अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर बने उनके मंदिर में भी हजारों दीप जलाए जाएंगे। एक अद्भुत उत्सव होगा। ये ऐसी दीपावली होगी जब हमारे राम एक बार फिर अपने घर आए। और इस बार ये प्रतीक्षा 14 वर्ष के बाद नहीं, 500 वर्षों के बाद पूरी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। पीएम ने भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वास्थ्य को विकास के साथ जोड़कर स्वास्थ्य सुविधाओं को जनता तक पहुंचा दिया है। आजादी के बाद प्रधानमंत्री जी ने हेल्थ को विकास के साथ जोड़कर जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का हेल्थ मॉडल तैयार किया है, उसने देश की जनता के लिए हेल्थ सर्विस को एक्सेसिबल, एफोर्डेबल और अवेलेबल बना दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका मानना है कि अगर देश का हर नागरिक स्वस्थ होगा तो स्वस्थ समाज बनेगा और स्वस्थ समाज समृद्ध देश का निर्माण कर पाएगा। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस दिन को भगवान धन्वंतरी को स्वास्थ्य से जोड़ते हुए समर्पित किया। उन्होंने क्रियान्वित की गई योजनाओं को स्वास्थ्य जगत में मील का पत्थर बताया। प्रधानमंत्री जी ने यह दिवस स्वास्थ्य सेवाओं को और इंफ्रास्ट्रक्चर को स्वास्थ्य के उसके लिए समर्पित किया है कि यह शुभ दिन है, प्रासंगिक है और ऐतिहासिक दिन है। शुभ दिन इसलिए है क्योंकि हम आज भगवान धन्वंतरी को याद करते हैं और स्वास्थ्य के साथ उसे जोड़ते हुए इस दिवस को समर्पित करते हैं। और साथ ही ऐतिहासिक दिन इसलिए है क्योंकि आज आपके कर कमलों द्वारा जिन योजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा वह निश्चित रूप से स्वास्थ्य जगत में एक मील पत्थर साबित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में हुई है। वर्चुअल माध्यम से हुए इस समारोह में पीएम ने 40 से अधिक संस्थानों से जुड़े इन नव नियुक्त युवाओं को संबोधित भी किया। रोजगार मेले में शामिल गोरखपुर के लाभार्थियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। मेरा सिलेक्शन हुआ एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन पद पर। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को। मेरी नियुक्ति भारतीय रेल में लिपिक के पद पर हुई है और मैं इस नियुक्ति के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को इस पारदर्शिता के साथ नियुक्ति करने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरी नियुक्ति अवर लिपिक पद पे पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर में हुई है
इस नियुक्ति को पारदर्शी तरीके से करने के लिए। मेरी नियुक्ति जूनियर क्लर्क रेलवे में हुई है, NER हेडक्वार्टर्स में, और हम PM को थैंक यू बोलना चाहते हैं और जो हमारे रेलवे के ऑफिसर्स हैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहते हैं कि उन्होंने हमें ज्वाइन कराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आर्टिस्टिक इन रेजिडेंसी कार्यक्रम में भाग लिया। राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कलाकृतियों को देखा, उनकी सराहना की और साथी कलाकारों से बात भी की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने चौथी लिस्ट जारी कर दी है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने अमरेडा से सुधीर लक्ष्मण राव पारवे और मीरा बाइंदर से नरेंद्र लालचंद जी मेहता को टिकट दिया है। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कामठी विधानसभा सीट से आज अपना नामांकन भर दिया है और इससे पहले उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ एक रोड शो भी किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उनके साथ मौजूद रहे। चंद्रशेखर बावनकुले आज अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं और उनके साथ तमाम ये हुजूम और ये उत्साह लोगों के बीच में है और तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर जो हैं वो आए हुए हैं दूर दूर से उनका समर्थन करने के लिए। और उसके साथ साथ जो तमाम जो लोग हैं वो उनको समर्थन कर रहे हैं। पिछली बार उनको टिकट नहीं मिल पाया था, लेकिन वो लगातार 3 बार उससे पहले वो विधायक रह चुके हैं और चौथी बार वो अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। पूरे प्रदेश भाजपा की जिम्मेदारी उनके सर पे है। महाराष्ट्र में एक बड़ी पार्टी के रूप में भाजपा को स्थापित करने की जिम्मेदारी भी उनके साथ रहेगी। उनके साथ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी नामांकन के दौरान उनके साथ हैं और ये दिखा रहे हैं कि एकजुटता संगठन के बीच में है और वो एक बड़ी जिम्मेदारी निभा सकते हैं इस बार चंद्रशेखर बावनकुले, क्योंकि तेली समाज जो है ओबीसी समाज जिसको भाजपा अपनी तरफ आकर्षित करना चाह रही है उसका एक बड़ा प्रभाव बावनकुले के बीच में देखा जाता है। पिछली बार टिकट न मिलने के कारण एक बड़ा डेंट भाजपा को कहा जाता है कि पड़ा था, लेकिन इस बार भाजपा लवरेज है वो जोश से उत्साह से कि चंद्रशेखर बावनकुले के नेतृत्व में वो बड़े मार्जिन की तरफ आगे बढ़ेगी। कैमरामैन मुकुट शर्मा के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज, कामठी। और दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा विधायकों की याचिका पर दिल्ली सरकार, दिल्ली विधानसभा स्पीकर, CAG और LG ऑफिस को नोटिस जारी किया है। 7 बीजेपी विधायकों ने याचिका दायर कर कहा है कि कोर्ट दिल्ली सरकार को 12 कैग रिपोर्ट LG को भेजने का निर्देश दे ताकि इन्हें विधानसभा के पटल पर रखा जा सके। साल 2017-18 से 2021-22 के बीच ये रिपोर्ट शराब सप्लाई, प्रदूषण और वित्त जैसे अहम मामलों से जुड़ी है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि ये रिपोर्ट वित्त मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल रही मुख्यमंत्री आतिशी के पास पेंडिंग है और LG के बार-बार अनुरोध के बावजूद ये रिपोर्ट उन्हें नहीं भेजी गई है। इस मामले में अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। दिल्ली सरकार की CAG रिपोर्ट पेश नहीं करने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने भाजपा विधायकों की याचिका पर दिल्ली सरकार, दिल्ली विधानसभा स्पीकर, CAG और उप राज्यपाल ऑफिस को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले में 9 दिसंबर की अगली सुनवाई करेगी। हाई कोर्ट के नोटिस के बाद आप पार्टी पर भाजपा हमलावर हो गई है। भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि आप सरकार नहीं चाहती है कि CAG की रिपोर्ट लोगों के सामने आए। आज हम अदालत गए और अदालत ने आम आदमी पार्टी सरकार को नोटिस जारी किया है और ये नोटिस इसलिए दिया गया है क्योंकि पिछले 7 साल से दिल्ली असेंबली में एक भी CAG की रिपोर्ट को टेबल नहीं किया गया। ये आम आदमी पार्टी, केजरीवाल और तमाम लोग, आतिशी मार्लिना से मैं पूछना चाहता हूं कि वो CAG की रिपोर्ट को क्यों दबा रहे हैं? क्या इस सरकार में पारदर्शिता नहीं है? क्या इस सरकार के जो अकाउंट्स हैं वो ऑडिट होते हैं तो क्या वो जनता को पता नहीं लगना चाहिए? उसमें क्या गोलमाल हो रहा है, क्या भ्रष्टाचार है? इसका मतलब साफ है कि सरकार में दाल में काला नहीं है, ये पूरी दाल ही काली है। सरकार नहीं चाहती कि भ्रष्टाचार खुले, भ्रष्टाचार सामने आए। सरकार नहीं चाहती दिल्ली की कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई हो।
उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने की बात कही है। महाराष्ट्र चुनाव के लिए नामांकन भरने के अंतिम दिन देवेंद्र फडणवीस ने भाजपा प्रत्याशियों की अच्छे मतों से जीत की उम्मीद जताई। बावनकुळे जी ने, हमारे समीर मेघे जी ने, हमारे प्रवीण दटके जी ने, हमारे मिलिंद माने जी ने, हमारे सुधाकर गोहे जी ने नागपुर में पर्चा भरा है। जो जन सैलाब आपने देखा है, हम बहुत अच्छे वोटों से चुनकर आए। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार आएगी। महाराष्ट्र में मुंबा देवी विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना उम्मीदवार शाइना एनसी ने नामांकन दाखिल करने से पहले मुंबा देवी मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने उम्मीद जताई कि मुंबई कर जो हैं वो एक बार फिर से सरकार बनाने का अवसर देंगे। मैं उम्मीद करती हूं कि हमारे मुंबई कर हमें महायुति की सरकार को एक बार फिर मौका दे, ताकि हम उसी रफ्तार से काम कर सकें। जो प्रेरणा मिलती है यहाँ माँ से, वही प्रेरणा के साथ हमारे महिलाओं के लिए भी हम काम करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना एक ऐसा योजना है जो हर एक घर पहुंचा है, और मैं मानती हूं कि वो सभी महिला का समर्थन आज जरूर करेंगे। विधानसभा के लिए शरद पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस ने आज पांच उम्मीदवारों की अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 5 नामों का ऐलान किया गया है। माढ़ा विधानसभा क्षेत्र से अभिजीत पाटिल को प्रत्याशी चुना गया है। माढ़ा विधानसभा क्षेत्र शरद पवार का गढ़ माना जाता है और साथ ही इस 5वीं लिस्ट में पंढरपुर से अनिल सावंत और मोहोट से राजू खरे को टिकट दिया गया है। शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस ने अब तक 88 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने 3 एंटी कैंसर दवाओं की कीमत कम करने के निर्देश जारी किए हैं। दवाओं को किफायती कीमत पर उपलब्ध कराने की दिशा में यह कदम उठाया गया है। 2024-25 के केंद्रीय बजट में इन दवाओं पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को खत्म कर दिया गया था और साथ ही 10 अक्टूबर को दवाओं में लगने वाली जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया था। दवाओं के दाम कम करने के बाद उत्पादकों को इसकी जानकारी डीलरों, राज्य औषधि नियंत्रकों और सरकार को मूल्य परिवर्तन को देने को भी कहा गया है। ईडी ने झारखंड के रांची में शराब कारोबारियों और रिटायर्ड आईएएस अफसरों समेत 15 जगहों पर मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी मामलों को लेकर छापेमारी की कार्रवाई की। जिन आईएएस अधिकारियों के यहां पर छापा पड़ा है, उनमें विनय कुमार चौबे, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, रायपुर के मेयर एजाज डेबर के बड़े भाई अनवर डेबर, इंडियन टेलीकॉम सर्विस के अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी और 4 अन्य के भी नाम शामिल हैं। बीती 7 सितंबर को रायपुर में छत्तीसगढ़ पुलिस एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक मामला दर्ज किया था। पुलिस एफआईआर में कहा गया है कि झारखंड शराब नीति के जरिए शराब कारोबारियों के अवैध गठजोड़ को फायदा पहुंचाया गया है और इससे झारखंड सरकार के खजाने को नुकसान हुआ है। धनतेरस के अवसर पर दिल्ली के बाजारों में काफी रौनक है। बाजार का जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। किस तरह की है बाजार में रौनक और किस तरह की हो रही है खरीदारी, इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारत शर्मा जी, जो थोक विक्रेता हैं बर्तन बाजार में। सर, क्या कहेंगे सर, किस तरह की इस बार बहुत अच्छी रौनक है। हमारे डिप्टी स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल ट्रेडर एसोसिएशन का यहाँ पे बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है और सोना 80,000 रुपया और चांदी 1 लाख रुपए का रेट होने की वजह से इस बार बर्तनों की भरपूर खरीदारी हो रही है। पीतल भी बिक रहा है, तांबा भी बिक रहा है, स्टेनलेस स्टील भी बिक रहा है और बड़ी अच्छी, और रेट्स भी इस बार कुछ ज़्यादा बड़े नहीं हैं, जिसकी वजह से बड़ी अच्छी खरीदारी है यहाँ के ऊपर। आज धनतेरस का दिन है, बड़ा शुभ दिन है आज, और आज के दिन कोई भी मेटल की चीज़ खरीदना बड़ा शुभ माना जाता है। लेकिन स्टेनलेस स्टील के रेट इस समय बहुत कम होने की वजह से बहुत जबरदस्त यहाँ पे भीड़ है और बहुत ज्यादा ग्राहकी है। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, बात करते हैं जो खरीदारी करने आए हैं। मैडम, आज क्या खरीदने आए हैं बाजार में? आज धनतेरस है और हमारे हिंदू रिवाजों के हिसाब से आज धनतेरस को बहुत अच्छा माना जाता है। आज के दिन बर्तन, चांदी, सोना खरीदना कहते हैं बहुत अच्छा होता है। इससे खरीदने से लक्ष्मी आती है,
तो मैं इस दिन का बहुत देर से इंतजार करती हूँ कि मैं पूरा दिन सोचती हूँ, पूरा साल की जिस दिन, ये नहीं कि हम खरीदते तो रहते हैं, लेकिन इस दिन हम स्पेशल खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैंने बहुत से बर्तन खरीदे हैं। डिप्टीगंज को थोक विक्रेता के रूप में यहाँ जाना जाता है। किस तरह की बाजार में सामान ज़्यादा है यहाँ पर? इस बार सब तरह के सामान बहुत ज़्यादा हैं। पीले रंग के जो गोल्ड प्लेटेड हैं या रोज़ गोल्ड में है, आज का प्लास्टिक के बैग से शानदार डिजाइन आ गए हैं। बहुत अच्छी जिनकी सेल है, बहुत कम रेट में मिलते हैं यहाँ माल। भले ही आज वो अमेजोन से इधर से, फिर भी यहाँ बाजार से जो आदमी देख करके समझ के लेता है ना, वो यहाँ लेना प्रेफर करता है। सामने देख करके, सामने उसको पता है मैं क्या चीज़ ले रहा हूँ, क्या पैसे दे रहा हूँ। तो यहाँ पर बाजार से सस्ता ही मिलता है और अच्छा माल मिलेगा आपको। धनतेरस पे क्या कहेंगे, बाजारों में कितनी रौनक दिखाई दे रही है? धनतेरस में अच्छी रौनक होती है, हर साल ही रौनक होती है। धनतेरस में काफ़ी लोग यहाँ पे ये मानते हैं कि भाई धनतेरस को धनतेरी जो है चांदी के बर्तन या सोने के सामान या स्टील के बर्तन लेना शुभ माना जाता है। इसीलिए लोग क्या है, सोने चांदी के बर्तन चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं, तो आजकल स्टेज के बर्तन भी डेली यूज़ की चीज़ें हैं, तो इस्तेमाल भी आती हैं। तो कहीं ना कहीं धनतेरस को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जो लोग सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे, वे बर्तन खरीद रहे हैं और खासतौर पर सदर बाजार में तो काफी रौनक देखने को मिल रही है। कैमरामैन सन्नी काल्ला के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और दीपावली से पहले देश भर के बाजारों में आज धनतेरस की धूम है। आज के दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस के अवसर पर मुंबई की एक ज्वेलरी शॉप पर खरीदारी करते हुए कुछ लोगों से बात की हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा ने। आज धनतेरस का दिन है और जिस तरीके से धनतेरस के दिन पर यह मान्यता है कि कोई भी जो गोल्ड ज्वेलरी है या सिल्वर ज्वेलरी है, कॉस्टली मेटल है, उसे खरीदा जाता है और वो लाती है आपके पास में प्रॉस्पेरिटी। उसी प्रकार से आज हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम एक गोल्ड ज्वेलरी के शॉप में हैं। जवेरी बाजार का इलाका है जहाँ पर सुबह से लोगों ने भीड़ लगाई हुई है गोल्ड खरीदने के लिए और कई पैटर्न हैं उनके। ना सिर्फ उन्हें ज्वेलरी में इंटरेस्ट है, बल्कि जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी वो ले रहे हैं, तो गोल्ड जो बार है या कॉइन्स है उस पर भी लोगों की खास इंटरेस्ट है। कस्टमर्स हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। क्या खरीदा है आपने और क्या कहेंगे आज धनतेरस के दिन पर? हैप्पी धनतेरस एवरीवन। और मैंने गोल्ड खरीदा है। गोल्ड कितना आगे बढ़ चुका है, जो 45,000 था जब मेरी शादी हुई, अभी 82,000 हो गया है। तो इतना भाव बढ़ रहा है और बोल रहे हैं कि 2 लाख तक जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट करना अच्छा ही है। और आज तो धनतेरस में शुभ दिन है बहुत, इसलिए गोल्ड ही बाई करेंगे, प्योर गोल्ड। एक और कस्टमर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपने क्या खरीदा है आज और वही बात, क्या आपकी सेंटिमेंट है? धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं और एडवांस में हैप्पी दिवाली। मैं तो एक रिंग लेने आई थी, बट सोच रही है और कुछ भी ले लूं। हमारे साथ दुकान के ओनर भी हैं, उनसे पूछते हैं। आप काफी बिजी चल रहे हैं आज, क्या पैटर्न दिख रहा है आपको और क्या रेट चल रहा है? ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़े खुशामदीद बात है कि भाई इस तरह का बिजनेस आज आया है। जिस तरह आज हम लोग कस्टमर देख रहे हैं, दुकान में आप भीड़ देखिए, जोरदार भीड़ है। सब आ गए एक साथ, बड़े भी आ गए, मिलेनियम भी आ गए और बीच वाले जो है जिनको ज्वेलरी लेनी है, वीटी बूटी लेनी है, वो भी आ गए। सब एक साथ आ गए हमारे पास। ज्वेलरी शॉप्स जो है बिल्कुल तैयार है, न सिर्फ धनतेरस के लिए बल्कि आने वाले शादी सीजन के लिए भी। कैमरा पर्सन कपिल मस्की के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज, मुंबई। और नई दिल्ली में आज भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज निक्सी के नए ऑफिस का उद्घाटन किया गया। नई दिल्ली में WTO की बिल्डिंग में शुरू किए गए निक्सी के ऑफिस का उद्घाटन सचिव S कृष्णन ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमें हर हाल में सुनिश्चित करना है कि इंटरनेट की सुविधा देश भर में न सिर्फ उनका विस्तार हो, बल्कि हर समय उपलब्ध भी रहती रहे और इसके लिए हमें निरंतर काम करते रहना होगा और प्रयासरत भी रहना होगा। और अब इसके लिए निक्सी की भूमिका और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। निक्सी के CEO भुवनेश त्यागी के अनुसार अवनिक से अपनी नई भूमिका में देश के लिए काम करने जा रहा है। इंटरनेट में निक्सी का बहुत ही महत्वपूर्ण एक रोल है, देशीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। और जो रिप्रेजेंटेशन इंटरनेशनल लेवल पे, जो प्रतिनिधित्व इंडिया का होना है, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंटरनेशनल लेवल पे, संगठन जो हैं जो कि इंटरनेट को चलाते हैं,
उसमें भी निक्सी का एक बहुत मुख्य भाग है और उसको निक्सी और भी बेहतर तरीके से कर पाएगा। उसका रोल अभी रीडिफाइन हो रहा है और इसको इफ़ेक्टिवली हमें ये रोल को प्ले करने के लिए निक्सी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। डॉट इन डोमेन में हमने 0 से शुरू करके आज हम 41 लाख डोमेन बुक कर चुके हैं। हमारा अगला टारगेट 50 लाख डोमेन पहुंचने का है, जो कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट टारगेट होगा। एक्सचेंज पॉइंट हमारे अभी आज की डेट में 77 एक्सचेंज पॉइंट पूरे देश में हैं, जो कि डेटा जो देश का है वो देश में रखने में बहुत ही सहायक सिद्ध हो रहे हैं। अभी हम इन जो हमारे ये एक्सचेंज पॉइंट है इनको बढ़ाने के लिए एक नई स्कीम लाने की प्रयास कर रहे हैं। और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार मुक्त समाज हासिल करने के लिए देश भर में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। सप्ताह का पालन मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों और अन्य सभी संगठनों में लोक सेवकों द्वारा शपथ लेने के साथ कल शुरू हुआ। सप्ताह के दौरान भ्रष्ट आचरण के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए कई समारोह आयोजित किए जाएंगे। सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय राष्ट्र की समृद्धि के लिए सत्यनिष्ठा की संस्कृति, राष्ट्र की समृद्धि के लिए अखंडता की संस्कृति है। इसे शासन और सार्वजनिक प्रशासन में नैतिकता और पारदर्शिता की आवश्यकता के बारे में अधिक संवेदनशीलता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन वाले सप्ताह में किया जाता है। और आज के हमारे इस विशेष सांकेतिक समाचार में बस इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद को अब अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।